अस्सलाम वालेकुम जी। बी पार्ट स्टार्ट करते हैं जी। बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। अभी जो एंड पे हमने पिछले पार्ट के करेक्शन की, वो गलती क्या हो गई थी हमसे? वो गलती ये हो गई थी कि मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जो कंपनी शेयर ऑप्शंस देती है उसमें कुछ पैसे भी लिए जाते हैं जब वो शेयर्स इशू किए जाते हैं। तो हमें मसला जो है वो मुफ्त वाले शेयर्स से होता है कि जो हमने मुफ्त बांटे। तो उसके लिए फिर एक कैलकुलेशन हमने सीखी थी कि वैसे तो हम सीधी बात करके लंबे तरीके से सोच कर लाए थे कि हमने 800 शेयर्स बांटे मुफ्त में और यही डिविडेंड यही डिनोमिनेटर में लेने होते थे, ठीक है। फिर हमने इसका शॉर्टकट बना लिया था। जैसे हमारी ये एग्जांपल है, कंपनी हैज़ इशूड 4,000 शेयर ऑप्शन एट अ प्राइस ऑफ 20, मार्केट प्राइस इज 25। तो हमने कहा था कि लंबी वर्किंग तो ये है कि 4,000 इंटू 20, 4,000 इंटू 20 करें तो 80,000 रुपये हमें आए हैं। अगर यही मार्केट प्राइस इशू करते तो 3200 शेयर से आ जाते, तो 800 मुफ्त बांटे हैं। फिर इसका एक शॉर्टकट बनाया था हमने, 4,000 जो ऑप्शन इशू किए हैं इसको डिवाइड कर दो मार्केट प्राइस से, और जो डिफरेंशियल है, जो बोनस एलिमेंट है, उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको वो शेयर्स मिल जाएंगे जो मुफ्त बांटे। इन 800 शेयर्स को आपने डिनोमिनेटर में लेना होता है और न्यूमिनेटर में सिफर आता है, ठीक है। यही बात अभी हम थोड़ी देर पहले पार्ट ए के अंदर कर रहे थे। जो गलती मैंने की थी वो ये फ्रैक्शन नहीं लगाया था, ये वही फ्रैक्शन है। अब अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखें तो क्वेश्चन के अंदर यही काम हुआ हुआ। 25,000 ऑप्शन हैं और हर ऑप्शन 4 शेयर्स में कन्वर्ट होगा। तो मतलब 25,000, इधर देख लो भाई, पता लग गया, फिर भी देख लो आप, ठीक है, नीचे देखना। 25,000 इंटू 4, 1,00,000 शेयर्स बन जाएंगे ये, ठीक है। लेकिन हमें इसके अंदर किस से इशू है? 10 रुपये तो स्ट्राइक प्राइस है, यानी कि ये पैसे तो वो लोग देंगे। मार्केट प्राइस 12 होनी है, तो 2 रुपये के बोनस एलिमेंट के साथ मसला है। तो 1,00,000 को डिवाइड किया आपने 12 से, मल्टीप्लाई किया 2 से, ये 16,667 आ गया। तो ये मैंने 1,00,000 ले लिया था। तो यहाँ पे फिर डिनोमिनेटर में ये ऐड हुआ, अभी थोड़े बताया था, और न्यूमिनेटर में कुछ भी ऐड नहीं हुआ। बस एक की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें गलत हुई थी। लेकिन इस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे से तो गलती हुई, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जान के कितना तानू दसा, नहीं, ऐसा नहीं है, गलती हो गई। लेकिन आपस की बात बता रहा हूँ कि इस तरह से नहीं होता। आईकेप कहता है गलती पे गलती के नंबर नहीं कटते। तो एक आपने शेयर ऑप्शन की कैलकुलेशन अगर गलत कर दी है तो उसके बाद सारा कुछ आपने सही किया हुआ था। डिनोमिनेटर को ऐड करना, न्यूमरेटर को ऐड करना, फिर उसको प्रेजेंट करना, नोट्स में जाना। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि 15 नंबर का अगर ये सवाल हो तो आपको सिर्फ 5 नंबर मिलेंगे, उसको शायद 1 या 2 नंबर आपके कट जाएंगे, बाकी सारे मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी जी। हाँ जी, होता है। राइट इशू में बोनस का एलिमेंट होता है। मैंने पहले दिन ये कहा था कि हम नॉर्मली आईपीओ करें तो फिर पैसे जितने का मार्केट से, कोई बात नहीं, छोड़ दें। मार्केट इशू पर आईपीओ, मार्केट प्राइस पर हम आईपीओ ज़रूर करते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। लेकिन एग्जिस्टिंग मेंबर्स को, हम शेयर होल्डर्स को, हम जो है वो थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते होते हैं उस पर। और यही चीज़ नज़र आ रही होती है हमारी हर ट्रांजेक्शन के अंदर, जब वो कह रहे होते हैं कि राइट शेयर्स आर इशूड एट, मिसाल के तौर पर 15 रुपये, फेस वैल्यू 10 थी, हमने इशू किया 15 पे, लेकिन इमीडिएटली बिफोर राइट इशू मार्केट में 20 का शेयर बिक गया था। तो ये 5 रुपये क्या है? ये बोनस का एलिमेंट है। बस आपने टैक्सेशन की इम्प्लीकेशन को इग्नोर करना है। IAS 12 पढ़ेंगे FAR 2 में जाके, बहुत सारी चीज़ों के अंदर फिर टैक्स देखा करेंगे। इग्नोर टैक्स का मतलब ये नहीं होता, इग्नोर टैक्स का मतलब ये नहीं है कि अगर सवाल के अंदर टैक्स एक्सपेंस दे दे तो आपको नहीं 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 मैंने इसको इग्नोर करना है। कहने का मतलब ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके अंदर करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाती है हमारे। तो वो कह रहे हैं कि आप उसके बारे में ना सोचें। जैसे मैंने आपको कहा था कि रीवैल्यूएशन FAR 1 के अंदर एसेट, सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये 3 कॉलम्स पे है। लेकिन FAR उसमें अक्सर सवालों में आपको लिखा हुआ मिलता भी होगा इग्नोर टैक्सेशन। उसका मतलब ये नहीं है कि सवाल के अंदर अगर लेस टैक्स एक्सपेंस लिखा हुआ है, आपने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनानी है तो पीबीटी में से टैक्स एक्सपेंस माइनस नहीं करोगे। वो कहने का मतलब ये होता है कि आपकी जो रीवैल्यूएशन की वर्किंग है उसके अंदर FAR 2 में जाके जो 2 कॉलम्स ऐड होने हैं टैक्स के और नेट सरप्लस के, वो आपने नहीं सोचना। करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स पे उसकी इम्प्लीकेशन नहीं सोचनी है, ये मतलब होता है, ठीक है। और 1 मिनट पहले उसका एक सवाल रहता है, हो गया? अच्छा जी। रीस्टेटेड यूज़ करते हैं, कल किया भी था आई थिंक एक सवाल में। अच्छा, और जी, चलें अब आगे।
अच्छा ऐसा करते हैं, रेशोज इसमें देखते हैं और क्या क्या करना है। क्वेश्चन 2 कर लिया हमने। अच्छा देखें, मैं वो जो क्वेश्चन है ना आपका, इसका नोट अब आपसे नहीं बनवा रहा, काफ़ी होगी प्रैक्टिस, बेसिकली तो प्रैक्टिस करवानी थी। ये सवाल अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफ़ा मैंने करा दिया, एक दफ़ा गलती की वजह से 2 दफ़ा हो गया, ठीक है ना। एक तो वैसे हमने 2 दफ़ा किया था, यानी पहले 14 के लिए किया, फिर 15 के लिए किया, ताकि अलग अलग हो। भाई साहब पूछ रहे थे कि आगे के पेपर में कैसे करें, आप मशवरा दे दें। मैंने कहा जैसे दिल करे वैसे कर लो। मुझे यूँ मुनासिब लगता है कि शायद सारी वर्किंग पहले कर लें, जैसे हम बेसिक WDPS निकालते हैं, उसके बाद फिर नोट में जो पहुंच जाए अल्लाह की मर्जी पहुंच जाए, ठीक है। क्योंकि वो ज़रा नई चीज़ है ना, तो पहले आप सारी वर्किंग करें जैसे आपने EPS का सवाल करना सीखा, और फिर उसके अंदर पहुंचा लें, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है इसका नोट अब मैं आपसे ना, आपको ना बनवा रहा हूँ ना मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बनाएं, ठीक है। तो ठीक है, सोल्यूशन दिखा दूँ। कितने बच्चों ने बना लिया घर पे इसको? चलें फिर देख लें, सोल्यूशन देखना है। सोल्यूशन तो मेरे पास है। थोड़ा सा और जगह बन जाएगी इस तरह से। अच्छा, अब ये ऊपर वाली जो है ना, ABC SOCI फॉर द ईयर, ये नहीं, मैं ये छुपा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज़रा मैक्सिमम मिल जाए। ये सोल्यूशन, ठीक है जी, ये आपके क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन है। ये मैं PDF में कन्वर्ट करके अपलोड कर दूंगा ऑनलाइन वालों के लिए, और आप लोगों के जब लेक्चर नोट्स इकट्ठे हो जाएंगे, जो मैंने फ़ोटोकॉपियर पे रखने हैं और वेबसाइट पे चढ़ा के आपको ईमेल वो मैसेज करवा दूंगा, उसमें मैं ये शामिल कर दूंगा। साकिब कहाँ है? साकिब, उन्हें कहें कि ये नोट करते जाएं, ठीक है जी। इसमें एक ही साल है, 2 साल नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट फ्रॉम कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस है, प्रॉफिट फ्रॉम डिसकॉन्टिन्यूड लॉस है, लॉस फ्रॉम डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशंस है। ये मैं सही करके अपलोड करूंगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, आपको शायद नज़र नहीं आ रहा, माइनस है, टाइम नहीं मिला। मैं वो कहा था ना कि बस फॉर्मेटिंग करनी है इसकी। अच्छा, उसके बाद बेसिक और डायल्यूटेड उसी तरह से हमने अलग अलग प्रेजेंट किया और उनका टोटल भी किया हुआ है। मसला सिर्फ ये है कि डिसकॉन्टिन्यूड जो है, जो अलग करनी है, वो लॉस पर शेयर दे रही होगी। तो उसी तरह से आगे बेसिक अर्निंग्स पर शेयर का बताया कैसे कैलकुलेट हुआ है। यहाँ से शुरू करना है ना, ठहर जाओ 1 मिनट, यहाँ तक आया हुआ था, यहाँ तक आया हुआ था, चलो फिर भी यहाँ से कर लेते हैं नोट्स। बेसिक अर्निंग्स पर शेयर कैसे निकाली, डायरेक्ट अर्निंग्स पर शेयर कैसे निकाली, ये बता दिया उसको। उसके बाद फिर रोले प्रॉफिट का अर्निंग के साथ कंपैरिजन, रेकन्सिलेशन, फिर बेसिक अर्निंग्स की डायल्यूटेड अर्निंग्स के साथ जो है, और उसके बाद बेसिक वाले शेयर्स के डायल्यूटेड वाले शेयर्स के साथ रेकन्सिलेशन। तो कितने नोट्स तो याद ही हो गया, ठीक है। आपने बेसिक और डायल्यूटेड EPS जैसे निकालनी थी वो आपको आता है। अगर वो कह दे कि प्रेजेंट कर दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो आपने अगर कहे SOCI का एक्सट्रैक्ट बनाओ, तो फिर प्रॉफिट और टैक्स, कहाँ गया वो बच्चा जो यहाँ पे बात कर रहा था? अगर वो कहे, किसने कहा था कि भाई ये ज़रूरी तो नहीं है प्रॉफिट लिखना टैक्स लिखना, कौन है वो, कहाँ गया वो? हाँ भाई साहब, अगर वो कहे कि इनकम स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट बनाओ, तो उसके अंदर फिर सवाल में अगर प्रॉफिट और टैक्स दिया हो, PPT टैक्स और पैट लिखना, वो भी लिखो, क्योंकि उसने कहा इनकम स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट बनाओ, तो जो अवेलेबल डाटा है वो लिख दो, प्लस नीचे EPS भी लिख दो। अगर वो सिर्फ ये कह दे EPS प्रेजेंट कर दो, तो फिर सिर्फ हेडिंग बनाना स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एक्सट्रैक्ट, ठीक है, और लिखना बेसिक EPS और डायल्यूटेड EPS, ठीक हो गया, सही है। अच्छा अच्छा, मैं कह रहा था कितने नोट्स हैं, भूल ही गया, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नीचे बेसिक डायल्यूटेड EPS आ गई। उसके बाद सब नोट्स कौन कौन से बनने हैं? बेसिक और डायल्यूटेड EPS का फॉर्मूला यूं याद रख लो, ठीक है, कि अर्निंग्स और शेयर्स जो यूज हुए और EPS जो निकली, 2 हो गए मैक्सिमम, कह रहा हूं मैक्सिमम। उसके बाद तीसरा अर्निंग्स और प्रॉफिट की रेकन्सिलिएशन, बेसिक वाली, बेसिक EPS में जो अर्निंग्स यूज की और प्रॉफिट अगर फर्क हो तो उसकी रेकन्सिलिएशन, और अगर डायल्यूटेड EPS कैलकुलेट किया है तो बेसिक और डायल्यूटेड की अर्निंग्स और बेसिक और डायल्यूटेड वाले शेयर्स, ये 3 सब नोट्स बनने हैं फिर, ठीक है। इससे आगे ये टोटल कहानी, ठीक है। तो मेरा तो दिल नहीं कर रहा कि आप इस सवाल को करें। मेरा मशवरा ये है कि इसका सोल्यूशन
जिसने कर लिया अच्छी बात, नहीं किया वो बस जो सवाल दिया उसी को 2 बार कर लें। 2 बार तो हो गया, एक बार आप घर पे कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस पर बड़ा गंद गंद पड़ गया होना है अभी सही करते करते। तो एक बार फ्रेश साफ़ सुथरा सफाई से साफ़ करके उसके ऊपर आपने यस करके सवाल कर लेना है एक बार, इंशाल्लाह काफ़ी होगा ये। ओके, तो जितने सवाल मैंने नोट के बनवाए हैं बस वो काफ़ी हैं। एक सवाल मैंने आपको इसी हैंड आउट के इससे पहले एक सवाल दिया था, उसका नोट बनाया था, माइल्स लिमिटेड। उसके बाद फिर हमने 37 में डिसकॉन्टिन्यूड के लिए किया, 38 में मैंने अभी बना दिया। ये 3 हो गए। चौथा अर्ली मॉर्निंग, एनफ है, मोर देन एनफ है, ठीक है, अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा जी, कहीं पे लिख लें अपने पास। पहले तो मैं ये कर लूँ ना कि ये काम हो गया है। अच्छा जी, सर छींक आने पे किसी के हंसना नहीं चाहिए, बल्कि उसको अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए और आपको यरहमुक कल्ला पढ़ना चाहिए। उसको पढ़ना चाहिए यहदीकुमुल्लाहु युस्लिह बालकुम। ये सुन्नत दुआएं हैं, ठीक है। हाँ, कोई छींक ले तो हंसते हैं, पता नहीं क्या मतलब, ये कहाँ से सीखा है मुझे नहीं पता। जी बेटा, क्वेश्चन आ रहा था। ईपीएस में आप पता है क्या सवाल कर रहे हो कि ईपीएस में ईपीएस के अलावा कुछ और पूछ सकता है? भाई ये प्लीज फाइनल से पूछ सकता है? बताओ, अब सवाल उधर कर गया। जितना आया है वो पढ़ा दिया है, बल्कि ये एहतियातन काम किया जो हमने आज वाला काम किया, वरना ईपीएस तो खत्म हो चुका हुआ था हमारा। अच्छा जी, कहीं पे लिख लें अपने पास किताब में, ऐसी जगह पे लिखिएगा जहां पे आपके पास रहे, ठीक है ना। जहां बोनस की आपने कहीं कैलकुलेशन की थी रजिस्टर के अंदर, वहां लिखें। ऐसी जगह पे जो आपने बार बार, ये ना हो किताब के ऐसे कोने पे लिखो जिसको आप जिंदगी में फिर कभी खोलो ही ना, ठीक है। तो मेरा मशवरा ये है कि जो आपके रजिस्टर के ऊपर, आज उम्मीद है सारा कुछ लाए होंगे आप, वॉल्यूम 1 भी आपके पास होगा, वॉल्यूम 2 भी होगा, अपना रजिस्टर भी होगा। तो ईपीएस, बातें नहीं प्लीज आपस में, ईपीएस के टॉपिक में जहां पे हमने बोनस की डिस्कशन की थी, बोनस स्प्लिट कंसोलिडेशन, याद है? उस जगह पे जाके आपने ये चीज लिख लेनी है। बोनस इशू इज ऑल्सो नोन एज स्क्रिप इशू, कैपिटलाइजेशन इशू और स्टॉक डिविडेंड। लिख लें सब बच्चे जल्दी से। भाई लिख लो कि क्या लिखना था वैसे साकिब ने। हाँ, क्वेश्चन 10 का जो नोट है ना, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके इनको देना है, अपलोड भी करना है। तो पीडीएफ बना रहे होंगे तो वो भी मुझसे ले लेना, एंड पे उसको भी ऐड कर देना। ठीक है जी, लिखा गया जी? क्या रिपीट कर दूं? ये वो मैंने साकिब को बताया बेटा, हद होगी कसम से। कौन लोग हो तुसी? यहां पर थोड़ी सी राइट इशू की बात हमने लिखी नहीं थी, छोड़ दी थी। प्लीज इधर देखें, ये तस्वीर फिर आप फाइनली बना लीजिएगा आज के। राइट इशू में भी एंट्री होती है शेयर कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे, जैसे अपनी हमारी ये मिसाल थी, मैंने अज्यूम किया 70 रुपये मार्केट प्राइस है, क्योंकि ये मैंने क्या एंट्री की है, एट मार्केट प्राइस। अब अगर मार्केट प्राइस 70 है ना, तो राइट इशू जो होता है वो नॉर्मली जो है वो मिसाल के तौर पे 55 पे हो जाता है, कुछ कम पे होता है, ठीक है। तो हमने कहा जी 55 रुपये पे राइट इशू कर दिया, तो कैश डेबिट 55 से, और शेयर कैपिटल 10 से, और शेयर प्रीमियम, ठीक है जी। और उसी तरह की बात लिखें हम कि बूस्ट इन अर्निंग इज एक्सपेक्टेड। बिल्कुल बिल्कुल एक्सपेक्टेड तो है, 55 रुपया आ भी तो रहा है, ठीक है। तो बूस्ट, बल्कि यूं लिखें, सम बूस्ट इन अर्निंग इज एक्सपेक्टेड।
बट इट ऑल्सो कंटेन्स आ बोनस एलिमेंट। अब चूंकि इसमें भी बोनस एलिमेंट होता है तो इस पे भी लाल वाली लाइन लगेगी, यानी कंपैरेटिव्स विल बी रीस्टेटेड। ये वो वाली लाइन है जो मैं कल कह रहा था कि बोनस स्प्लिट कंसोलिडेशन में हमेशा अज्यूम करेंगे कि ये शेयर्स हमेशा से हमारे पास थे। मुझे जब कल मैंने कहा था, कल वाले सवाल में कहा था ना कि लिखा हुआ है बता दो, तो लिखा हुआ है नहीं मानोगे तो मैंने यही सवाल खोलना था। लें जी, ये अब फाइनल होगी बात। बेसिक ईपीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप लोगों के पास बनी हुई है तस्वीर। ठीक हो गया जी? ओके। क्या ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं यार, इसलिए ना बस सुकून से बैठे रहो, पढ़ते रहो, जो थक जाए चला जाए, मेरे लो अपलोड हो जाएगा। मैं बैठ के पढ़ाऊँगा माजरत, ठीक है ना जी? मैं पहले किड़ा खलो के पढ़ाना है तू हैं गल्लां करदा है। बस एक चीज़ लिखवाने दो मुझे, सब्र कर दो ज़रा, ढूंढने दो, गुम हो गई ये वैसे मैंने किसी एक क्लास में दिखाया था, सब में नहीं दिखाया तो एक में तो दिखाया था। मुझे तसल्ली नहीं है, मुझे लग रहा है किसी एक में नहीं दिखाया था, इसलिए मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। राइट इशू के अंदर अभी तक तो जितने सवाल देखे वो यूं बात करता है कि हमने शेयर इशू किए, वो इशू प्राइस तो इशू प्राइस ही रहती है, ठीक है, और साथ ही कह देता है मार्केट प्राइस इमीडिएटली बिफोर राइट इशू इज इतने। लेकिन वो मार्केट प्राइस इमीडिएटली बिफोर राइट इशू का जो टेक्निकल नाम है उसको कहते हैं कम एक्चुअल कम राइट प्राइस। एक्चुअल कम राइट प्राइस। तो कहीं पर्चे के अंदर लिख दे कि राइट इशू हुआ एट 20 रुपये, लेट से एक्चुअल कम राइट प्राइस वॉज 25 रुपये, तो मुंह उठा के बैठ ना जाना। कम राइट प्राइस का मतलब होता है इमीडिएटली बिफोर राइट इशू वाली प्राइस, ठीक है। और दूसरी बात, जो आपने एवरेज सी प्राइस निकाली है ये 48 की, इसको हमने कह दिया था ये आफ्टर वाली है। आफ्टर वाली को कहा जाता है थ्योरेटिक। असल में एक थ्योरेटिकल से ही कॉन्सेप्ट लगता है ना, खुद देखो ना कि जेब में 4 शेयर लेके गया 50 वाले, एक शेयर नया लेकर आया 40 का मिल गया, तो वो कह रहा है जी मेरे पास अब 5 शेयर 240 के हो गए। तो ये अजीब सी बात लगती है, कहते हैं ये बस एक थ्योरेटिकल सा कॉन्सेप्ट है। बार इसको क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। तो ये दोनों नाम भी नोट कर लो, ये ना हो कि फिर मसला हो पर्चे में ये लिखा हुआ आ जाए तो, ठीक है। बिफोर राइट इशू वाली जो प्राइस है उसको एक्चुअल कम राइट प्राइस भी कहते हैं, और जो आपने एवरेज प्राइस निकाली थी उसको थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस भी कहते हैं, ठीक है। हाँ जी, ओके। पीई रेशो क्या होती है जी? प्राइस अर्निंग रेशो रह गई थी। प्राइस अर्निंग रेशो में हम मार्केट प्राइस को डिवाइड करते हैं ईपीएस से, ठीक है। आपकी बुक्स का पेज नंबर है
पेज नंबर 516, पेज नंबर 516 ऑफ बुक्स ओपन करें ईपीएस के चैप्टर में। हाइब्रिड में खामोशी से बैठे बच्चे। ओपन हो गया जी सफ़ा, सफ़ा नंबर 516 भाई। प्राइस अर्निंग रेशो का फॉर्मूला है मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस, ओहो ये तो नज़र ही नहीं आना जी, मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय जो ईपीएस आपने निकाली है वो, ठीक है। ये रेशो के बारे में एक लाइन ये लिख लो, दिस रेशो शोज द पे बैक पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या मतलब इसका? देखो, आपने आज 10 रुपये लगाए किसी बिजनेस में, पे बैक का मतलब क्या होता है? जब बिजनेस वो 10 वापस कर दे आपको, यानी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आपको वापस आ जाए और फिर उसके ऊपर भी कमाए जाए तो वो तो फिर प्रॉफिट होते हैं ना, ठीक है। तो पे बैक पीरियड निकालने के लिए हम ये प्राइस अर्निंग रेशो यूज़ करते हैं। तो प्राइस अर्निंग रेशो के साथ, बल्कि आप अपने रेशोज़ वाले उस सफ़े के ऊपर जहाँ पे आप रेशोज़ लिख रहे थे ना, वहाँ पे जाके आप 20वीं रेशो लिखो, हेडिंग दो प्राइस अर्निंग रेशो। ऐसे घूमना फिरना पड़ेगा आज। मुझे लगता है शाम तक क्लास चली जाएगी 4-5 बजे तक। जिसको हो मसला वो जा सकता है क्योंकि अपलोड होगी। बस ना यार, आगे शुरू ना हो जाए करो प्लीज़, बहुत गड़बड़ है तबीयत, प्लीज़। आखिरी दिन है, कहोगे आखिरी दिन तेरी तबीयत ख़राब कर ली तू, ताकि कोई गाल ना कर सकी। जी, प्राइस अर्निंग रेशो, पीई रेशो लिखें अपने पेज पे जाके, पीई रेशो, उसके आगे फॉर्मूला लिखें मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग्स पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर टाइम्स में। अब इंटरप्रिटेशन वाली जगह पे चले जाएं। अब सवाल तो मेरे पास ऐसे ही को ज्यूम कर लें, चलो छोड़ें, बस लिख लें वहाँ पे जाके लिख लें। मुश्किल है वैसे, पूछ ले इसको, बाहर लिख लें, अच्छा होता है, एक चीज़ है तो है। लेकिन दिस रेशो टेल्स अस या शोज द, बल्कि ही लिख लो, दिस रेशो शोज द पे बैक पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, दिस रेशो शोज द पे बैक पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट this ratio shows the payback period of investment, full stop. Higher the ratio, better it is. जितनी ये हाई होगी उतना बेटर है। यार सादा सी बात है कि आप आज 10 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और हर शेयर ने 2 रुपये मिसाल के तौर पे कमाए हैं, तो ये रेशो क्या बता रही है? आप कहते हो जी 10 रुपये इन्वेस्ट को छोड़ो, अगर तो मार्केट प्राइस है आज मिसाल के तौर पे 16 रुपये और ईपीएस आई है 2 रुपये, तो क्या आंसर आया? यानी कि 8 दफ़ा अगर 2-2 रुपये ये शेयर कमाएगा तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट, बल्कि 8 दफ़ा भी नहीं, आपने तो शायद 15 रुपये लगाए हों, 14 रुपये लगाए हों, तो आपको पता है ना, ठीक है। तो फिलहाल अगर अब ये इन्वेस्टमेंट, ये रेशो ज़रूरी नहीं है कि हम खुद इन्वेस्ट करके देख रहे हों, नॉर्मली इन्वेस्टर देखता है। अब इन्वेस्टर क्या देखेगा? मार्केट में ये आज शेयर 16 रुपये का है
और ये शेयर, हर शेयर जो है ये कमा रहा है 2 रुपये। तो इसका मतलब ये कि अगर ये शेयर 8 दफ़ा 2-2 रुपये कमाएगा, यानी 8 साल में ये मेरी असल इन्वेस्टमेंट जो है वो निकल आएगी यहाँ से। ये मतलब है सिंपल, पे बैक पीरियड मतलब ये होता है, ठीक है ना, पे बैक ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। समझ आई ये बात? क्या मतलब? ईपीएस, अच्छा इसको परसेंटेज में करूं, आंसर बताओ, बता दो। हाँ 800%। अच्छा इसको 4 करो और बताओ, बढ़ती जा रही है, परसेंटेज कम होती जा रही है टाइम्स में। अच्छा एक ऐसे बात है कि पे बैक पीरियड क्या है, देखो ना आप खुद सोचो, आपने 16 रुपये डाले, ठीक है, हायर द रेशो वाली को बात को छोड़ो, पे बैक वाली पे फोकस करो फिलहाल। जितने आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं आज या करने जा रहे हो, 16 रुपये इन्वेस्ट करने जा रहे हैं हम, ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि यार ये हमारे पैसे कब निकल आएंगे, जब हमारा ये बिजनेस 2-2 रुपये करके 16 कमा लेगा, उसके बाद असल इन्वेस्टमेंट निकल आएगी, फिर प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो प्राइस अर्निंग रेशो तो ये बता रही है ना कि हमारी रेशो ने हमारी इस इन्वेस्टमेंट ने कितने अरसे में रिकवर हो जाना है, ठीक है। तो बहरहाल दिस रेशो टेल्स पे बैक पीरियड, हायर द रेशो बेटर इट इज़ को फिलहाल छोड़ दो, ठीक है, अभी फिलहाल छोड़ दो, इस लाइन को भी छोड़ दो, इसको डिस्कस करते हैं बाद में, ठीक है। मैं देखता हूँ इसके अंदर कि इसने क्यों इस तरह से लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। फिलहाल आपने इसको ये याद रखना है जो मैंने आपको लिख के दिया, क्या, दिस रेशो शोज पे बैक पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। जितनी ये रेशो हायर हो, इन्वेस्टर उतना खुश होता है, पता नहीं क्यों होता है, बहरहाल इसको मैं देख लेता हूँ, प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। इसको मैं अभी ग्रीन नहीं करता, इसको मैं अभी ग्रीन नहीं करता, इसको हम अगली ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं, ताकि मेरा टाइम इस वक्त ज़ाया ना हो, ठीक है, और हम अगला कुछ पढ़ लें, क्लास में बैठ कर ना देखा जा सकता। नेक्स्ट, इससे आगे प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर्स हैं, एक क्लास में पढ़ाए थे, सिर्फ एक क्लास के अंदर मैंने ये पढ़ा दिए थे ज़रा, लेकिन बाकियों में नहीं पढ़ाए थे, पर अब हम नोट बना चुके हैं, डिस्क्लोजर बना चुके हैं, ज़रा एक नज़र देखते हैं कि स्टैंडर्ड जो रिक्वायर कर रहा था, क्या वो बातें हमने डिस्क्लोज करना सीख ली। ये डिस्क्लोजर्स आईकेप की किताब के अंदर ना होते तो मैं नोट ना बनवाता, ठीक है। प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट्स में कहता है एन एंट्री शुड प्रेजेंट इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बेसिक ईपीएस, शुड प्रेजेंट लाजमी है ये, ठीक है, क्या करे, बेसिक ईपीएस प्रेजेंट करे और डाइल्यूटेड ईपीएस प्रेजेंट करे, ठीक है, किया हमने, किया। उसके बाद वो कहता है फ्रॉम कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस, आगे जाके फिर उसने लिखा भी हुआ है, आगे जाके बताऊंगा कि ये तो कॉन्टिन्यू के बारे में उसने कहा, आगे जाके डिसकॉन्टिन्यूड के बारे में भी यही बात उसने की है कि अगर डिसकॉन्टिन्यूड हो तो वो भी हमने करना है, तो वो मैंने आपको इकट्ठा करके समझा दिया। फिर फॉर कंसोलिडेटेड अकाउंट्स, ये फिलहाल हमारे सिलेबस में चूंकि है नहीं बात, इसको छोड़ो। The basic EPS and diluted EPS should be presented with equal prominence for all periods presented, current or previous. These figures are presented at the end of statement of profit or loss. तो प्रोमिनेंस के साथ ही किया था हमने, साफ सुथरा लिखा है अर्निंग्स पर शेयर, उसके बाद फिर उसको प्रेजेंट किया है और पिछले साल के लिए प्रेजेंट किया है, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस के बॉटम पे भी प्रेजेंट किया, ठीक है। उसके बाद कहता है इफ एंटिटी presents a separate profit or loss, EPS and diluted EPS should be shown in this statement and not in statement of comprehensive income. ये बात देखने के लिए मैं बच्चों को ले गया था नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जिस क्लास के अंदर ये दिखाया था, वरना तो दूसरों को नहीं ले गया था, इसलिए मैं दोबारा यहाँ पे सबको दिखा रहा हूँ। ये लोग जो हैं ये लोग हमने उस दिन देखा था, प्रॉफिट एंड लॉस एक सफ़े पे बना रहे थे और अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम अगले सफ़े पे, याद है? ये इनकी शुरू हुई थी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में उन्होंने एक साइड पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखी हुई थी, बड़ी बैलेंस शीट थी ना, ठीक है, और दूसरे सफ़े पे उन्होंने एसेट्स लिखे हुए थे, बैलेंस शीट 2 सफ़े बना दी इन्होंने। फिर अगली तरफ अगली जगह अगली चीज़ क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन्होंने एक सफ़े बनाई थी, और स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम में मैंने कहा था कि जो क्या कर रहे हैं,
ये इस प्रॉफिट को उठाकर इधर लाकर रख रहे हैं, ठीक है जी। ये और फिर इससे आगे अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। इकट्ठी क्यों नहीं बना रहे, उनकी मर्जी, हम इकट्ठी बनाते हैं, कोई मसला नहीं, दोनों तरह से अलाउड है, ठीक है। अलाउड तो दोनों तरह से है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अलग बनाते हैं, इसमें से नेट प्रॉफिट जो निकलता है इसको फिर अगले सफ़े पे यहाँ पे लिखते हैं, और फिर अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में आगे चीज़ें ऐड करते हैं, जिसमें हमने सिर्फ क्या पढ़ा हुआ है, रीवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है। इसके बारे में स्टैंडर्ड कह रहा है कि अगर कोई एंटिटी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस को अलग बनाती हो तो वो ईपीएस को इस स्टेटमेंट में शो करे, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में ना शो करे। बात समझे हो, समझ आई सबको बात, कि जो इस तरह से अलग बना रहे हों वो ईपीएस को इस स्टेटमेंट में प्रेजेंट करें, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में ना करें। पढ़ो आप। इफ द एंटिटी प्रेजेंट्स अ सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, द किधर गया, हाँ, द ईपीएस एंड डायल्यूटेड ईपीएस शुड बी शोन इन दिस स्टेटमेंट। कौन सी वजह ऊपर कह रहा है, सेपरेट प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, एंड नॉट इन द स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, ठीक हो गया। नेक्स्ट, अब ये वो बात आ गई जो मैं कह रहा था, ऊपर उसने नहीं बताया, यहाँ पे उसने कह दिया फॉर कंटिन्यूइंग, यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ देयर इज अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन द बेसिक एंड डायल्यूटेड ईपीएस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन शुड बी शोन। बस यहाँ तक याद रख लो, शुड बी शोन, और जहाँ मैंने शो की थी वहीं कर दो। स्टैंडर्ड ने वैसे ऑप्शन दी हुई है, आइदर ऑन द फेस, इसीलिए तो मैंने इस तरह से भी कर दिया था। कोई चाहे या कहीं पे देखो तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये बेसिक 1.518 और ये बेस डायल्यूटेड 1.446 फेस पे यही नज़र आ रही हो, और फिर नोट्स के अंदर ये अलग अलग हुए पड़े हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ने इसकी इजाज़त दी हुई है क्या, कि आप बेसिक और डायल्यूटेड को प्रेजेंट करो, आइदर कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूड को प्रेजेंट करो, आइदर फेस पर ही कर दो या नोट्स में कर दो। तो मैंने कहा इस पॉइंट को बस जहन में ना रखो, जब अलाउड है अल्टरनेटिव तो जो हमने किया है बस उसी को याद रख लो कि हमने किस तरह से प्रेजेंट किया था, बेसिक और डायल्यूटेड को फेस पे ही अलग अलग कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, गुस्सा करके चलें, नेक्स्ट पढ़ें। द बेसिक एंड डायल्यूटेड ईपीएस शुड बी प्रेजेंटेड इवन इफ देयर इज अ नेगेटिव फिगर, यानी लॉस भी हो तब भी करते हैं, तो हमने किया भी था, ठीक है। नेक्स्ट, इफ डायल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर इज रिपोर्टेड फॉर लास्ट वन पीरियड इट शैल बी रिपोर्टेड फॉर ऑल पीरियड्स प्रेजेंटेड इवन इफ इट इक्वल्स बेसिक अर्निंग्स पर शेयर। कहते अगर पिछली बार डायल्यूटेड आ गई थी ना तो फिर इस दफ़ा भी प्रेजेंट करो, ठीक है, बेशक वो सेम ही क्यों ना हो। तो उसका काम हमने कैसे चलाया था, बेसिक एंड डायल्यूटेड लिखकर, बेसिक एंड डायल्यूटेड लिखकर, ठीक है। हो सकता है ना नेस्ले वालों ने भी किसी ज़माने के अंदर डायल्यूट किया हो ईपीएस को, तो बेचारों को अब लिखना पड़ रहा था, आपने देखा था बेसिक एंड डायल्यूटेड लिखा हुआ था, ठीक है। ये आगे वो वही बात कर भी रहा है, इफ बेसिक एंड डायल्यूटेड ईपीएस नहीं चल रहा, शायद उसने कहा ज़्यादा ओपन हो गई, बस कर दो अब, नहीं इसके आखिरी दिन आ गए, अच्छा जी। इफ डायल्यूटेड ईपीएस इज रिपोर्टेड फॉर लास्ट वन पीरियड, मैंने कहा कि वो कह रहा है फिर इसको आइंदा भी प्रेजेंट करो, ठीक है। इवन वो इक्वल भी हो गई, आगे वो क्या कह रहा है, इफ बेसिक एंड डायल्यूटेड ईपीएस आर इक्वल डुअल प्रेजेंटेशन कैन बी अकम्प्लिश्ड इन वन लाइन इन स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। देखा था हमने, बेसिक एंड डायल्यूटेड कर देते हैं। अब डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या क्या डिस्क्लोज करो। I33 also requires disclosures in a note to the financial statements of the following: the total amounts used as the numerator to calculate basic EPS and diluted EPS, and a reconciliation of these numerator figures to the profit or loss for the period. Next, the total amounts used in the denominator, weighted average वगैरह, ठीक है, to calculate basic EPS and diluted EPS, and a reconciliation of these two denominator figures to each other. किया हमने ये काम, ठीक है।
एडिशनल मैयर्स जो हैं वो आपने पढ़ लेने हैं, ठीक है, एक बार इनको रीड कर लीजिएगा। अगर कोई मसला हो तो बाकी काम की चीज़ें हमने देख ली, ठीक है। अच्छा जी, पास पेपर 1 की एडजस्टमेंट 5 मैंने बदल दी थी, मतलब चेंज कर दी थी। बेसिकली वो आउट ऑफ सिलेबस है। उसको आपने पर्चे के उसमें प्रेप लीव के अंदर करने की कोशिश नहीं करनी। वैसे मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ कि हुआ क्या हुआ है, ठीक है। थोड़ी सी बात सिर्फ डिस्कस करूँगा, समझ ना आए तो बहुत अच्छी बात होगी। हाँ जी, अगर आ जाए तो फिर रिवीजन प्लान के अंदर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाल दूंगा। मैंने आपको बताया था ईपीएस के, कर लीजिएगा उन्हें, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी। एक जैसे हों तो कोई बात नहीं, नज़र आ रहा होता है आपको, थक रहे होते हैं तो कोई नहीं, 4 एक जैसे हैं तो उनमें से एक कर लो, बाकी को देख लो। हाँ, ऐसा ही होना है। छोटे छोटे सवाल जो हैं कोशिश करनी है मैक्सिमम को अटैम्प्ट कर लें। हमारा साल कौन सा है जी? हमारा साल 2016 है। ऐसे तो नहीं काम चलेगा यार, ये चल ही नहीं रहा। पॉज कर दें भाई, तुसी वेंदे रहोगे। अच्छा जी, पास पेपर डिस्कस करते हैं। IAS 33 जी बच्चों, साल कौन सा है? फर्स्ट यूनिट 31 दिसंबर 2016। और ये किताब का पेज नंबर 547 है। इसमें ना बेसिकली मैंने ये एडजस्टमेंट 5 बदल दी थी जब आपको सवाल करवाया था ना। इस एडजस्टमेंट 5 की जगह मैंने गालिबन कंसोलिडेशन डाल दी थी, जो इस सवाल में नहीं थी। आप FR 2 के अंदर एक स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, IAS 1037 के साथ मिला के, ठीक है जी। वो स्टैंडर्ड है एडजस्टिंग इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट का, जिसके अंदर हम ये करते हैं कि वो इवेंट्स जो हमारे साल से रिलेट करते हों, लेकिन जैसे ये 31 दिसंबर 16 है, 31 दिसंबर 16 तक हमें पता ना चले हों, और 17 के पहले 2-3 महीने में आपको बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे पास ही पड़ी होती हैं, उस वक्त पता लग जाएं, तो हम क्या करते हैं, हम उन्हें कहते हैं जी एडजस्टिंग इवेंट्स हैं, हमारे पास ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पड़ी हैं, ये ना करो कि जाने दो, गलत जाने दो, अगली बार फिर रीस्टेट करेंगे रिट्रोस्पेक्टिवली और नोट बनाएंगे, हमारा तो दिल करता है IAS 8 वाला। ऐसा नहीं करना। तो हम क्या करते होते हैं, उन एडजस्टिंग इवेंट्स को एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपका स्टॉक चोरी हो गया था 31 दिसंबर 18 से पहले, लेकिन आपको पता चला कोई 2 फरवरी को आके। अब अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके पास पड़ी हैं, आपने ऑडिट करा के प्रिंट करा के उन्हें भेजा नहीं है, तो कोई बात नहीं है, ये आपका वो इवेंट है जो रिलेट करता है आपके साल के साथ। ये चोरी हो चुकी थी आपके साल में, तो इस नुकसान को अपने साल में रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। लेकिन वहीं पर IAS 10 पर यह भी कहता है कि अगर 31 दिसंबर 18 वाले साल का 31 दिसंबर 16 वाले साल का जो फाइनल प्रॉफिट है, उसका डिविडेंड कब बांटा जाता है? 17 के अंदर, ठीक है ना, 17 के अंदर। वो 16 में नहीं आ सकता, लेकिन IAS 1037 में ही 10 में बल्कि ये लिखा हुआ है कि डिविडेंड बटना तो 17 में है, लेकिन उसको अगर अनाउंस कर दिया है डायरेक्टर्स ने अनाउंस कर दिया है, बस अप्रूवल रहता है ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक लाइन लिखकर ज़रूर बताओ कि डायरेक्टर्स ने इतना डिविडेंड अनाउंस किया है, क्योंकि हाँ, डिस्क्लोज लाजमी करना है और इसमें कोई माफ़ी नहीं है, लाजमी डिस्क्लोज करना होता है, ठीक है। अब कहानी कुछ ऐसे है कि फरवरी 17 में इस सवाल की ये एडजस्टमेंट जो मैंने काट दी है, इसमें क्या है जी, फरवरी 17 यहीं से पढ़ लेते हैं, पढ़ी जाएगी। ऑन फरवरी 17 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अनाउंस्ड 20% कैश डिविडेंड, ठीक है। अब वो
बीइंग फाइनल डिविडेंड, ठीक है, ऑफ 16। ओके, जाहिर है 17 का फाइनल 17 में तो नहीं ना आ सकता, तो ये 16 के फाइनल डिविडेंड 17 के स्टार्ट में अनाउंस किया गया, ठीक है। कैश डिविडेंड से हमें कोई मसला होता ही नहीं है, ठीक है। आगे कहता है एंड 10% बोनस इशू। अब 2017 में ये बोनस इशू होने जा रहा है, ठीक है, बोलो, रिलेट करता है ये 2016 के फाइनल प्रॉफिट्स में से बट रहा है, कैश नहीं बट रहा, वो डिविडेंड बट रहा है, ठीक है। तो फिर ईपीएस जो है I33 जो है वो ये कहता है कि इसको एडजस्टिंग इवेंट कहते हुए इसके भी इम्पैक्ट को आप, जैसे हम करते नहीं है बोनस हमेशा से है, इसको भी आप अप्लाई कर दो, ठीक है। तो बहरहाल अब जब तक I10 नहीं पड़ा हुआ इसलिए इसको माफ़ कर दें, आपसे पूछ नहीं सकता ये सवाल, चूँकि ओरिजिनली इस अटैम्प्ट का उठाया हुआ था तो इसलिए ये ऐसे ही लिखी रहने दी। मैं सोच रहा हूँ अगली बार इस एडजस्टमेंट को काट के समझाने की बजाय आपके हैंड आउट वाला सवाल ही यहाँ पे भी रख दिया जाएगा, ठीक है, बल्कि यहाँ से उड़ा के वहीं पे कह देंगे वो पास पेपर पड़ा है। बात समझ आ गई है? तो आपको अगर ये सोल्यूशन देखोगे खुदा ना खास्ता, तो उस सोल्यूशन के अंदर आपको ये वाले 10% बोनस इशू को भी आप देखोगे कि आपने वो एंड से कराया हुआ है। बल्कि मैं दिखाता हूँ वैसे क्या होता है, वैसे क्या होता है, वैसे हम ये कहते हैं कि जी ये आफ्टर बोनस है, बिफोर राइट है, ऐसे ही कहते हैं ना। तो हम इसको क्या कहते हैं जी, बिफोर राइट कर लो इसको, आफ्टर राइट है, अच्छा बिफोर बोनस है, आफ्टर राइट है, बिफोर बोनस है, बोनस इससे पहले है, तो फिर बोनस का एलिमेंट लगा दो, ये 120/100, ठीक है ना, क्योंकि 20% बोनस था इस सवाल के अंदर ना, ये ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि बिफोर पे पड़ा है, आफ्टर पे ले जाओ, 100 से डिवाइड करो, 120 से मल्टीप्लाई करो, यही हुआ पड़ा है, 100 से डिवाइड किया, 120 से मल्टीप्लाई किया हुआ, ठीक है ना। यही आगे भी लगा देते थे, ठीक हो गया। फिर आगे हम आते थे, हम कहते थे ये वाले जो शेयर्स हैं ये राइट इशू से भी पहले हैं और ये बोनस इशू से भी पहले हैं। बोनस का एलिमेंट तो पहुंच गया, राइट का एलिमेंट ये 320, ये 32 है बेसिकली, ठीक है, सही कर लो 320, अच्छा 32/30। तो हमने यहाँ पे एज इट इज जाकर लिख लेना होता था, ये सोल्यूशन में वो गलती है, बहरहाल छोड़ो इस बात को, बहरहाल वो बाद में देखते हैं। असल चीज़ मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, आपने यहाँ से देखना ही नहीं है सवाल, ठीक है। असल में क्या समझाना चाह रहा हूँ, कभी आज तक आपने इसके ऊपर ऐसी कोई चीज़ नहीं लगाई थी कि ये बिफोर बोनस है या बिफोर राइट है या बिफोर स्प्लिट है, इसको आफ्टर पे ले जाओ, क्योंकि ये एंड पे होता था, इससे ऊपर सारा कुछ हो चुका होता था। आज पहली बार देखो यहाँ पे फ्रैक्शन लगा हुआ है, और ये फ्रैक्शन कौन सा है, ये गौर करो, तो वही 10% है जो अगले साल अनाउंस हो रहा है, और उसकी वर्किंग नीचे हुई भी पड़ी है ये, तो ये बिफोर पे पड़ा है जी, आफ्टर पे ले जाओ, तो 100 से मल्टीप्लाई करो, 110 से डिवाइड करो। तो ये काम फिर आपने यहाँ से देख के परेशान नहीं होना, ये सिलेबस से बाहर की बात है, ठीक है। इसलिए मैंने आपके लिए सवाल को मुनासिब यूँ कर दिया था, बल्कि ज़्यादा बेहतर कर दिया था कि एक आउट ऑफ सिलेबस एडजस्टमेंट गायब कर दी थी, और हैंड आउट के अंदर जो सवाल दिया था उसके अंदर एक आपके मतलब की चीज़ डाल दी थी, ठीक है। तो इसलिए आपने इस सवाल को थोड़ा सा डिस्कस इसलिए किया कि ज़रा लिखा हुआ है तो पता हो बच्चों को, लेकिन आपने इस सवाल को यहाँ से करने की बजाय आपने लेक्चर नोट्स में कौन सा क्वेश्चन नंबर है जी, लेक्चर नोट्स में आपको वैसे दिया था, हैंड आउट में दिया था, वो हैंड आउट नंबर फिर अब मुझे याद नहीं है, आप में से किसी को याद है तो बता दीजिए। लेक्चर नोट्स जो हैंड आउट प्रोवाइडेड इन क्लास, हाँ, जिसमें मैंने आपको कहा भी था कि मैंने ये सवाल आपके लिए बदल दिया है, बल्कि मुझे याद आता है कुछ ठहरो, मुझे याद आ गया, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। गालिबन ये था, ठीक है बच्चों, इधर देखो, ये हैंड आउट आप सबको अवेलेबल कर दिया गया था, ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने यहीं से करवाया था, ठीक है। तो आपने भी ये पास पेपर 1 यहीं से करना है, वहाँ से करने की बजाय, ठीक है। तो ये 98 लेक्चर है प्री वालों का, 65 लेक्चर है पोस्ट वालों का, ठीक है, ओके।
लेक्चर 98 और 65। ओके, ठीक है बच्चों। डिस्कस पास्ट पेपर 1 एडजस्टमेंट on page 547 of book and replaced the question with lecture 98 of pre। यहाँ लिखा भी हुआ था मैंने, फिर मैं ढूंढूं जी। and replaced the question with lecture 98 of pre and 65 of post handout question। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाना था कि ऐसा सवाल भी आ सकता है। पढ़ा ईपीएस के चैप्टर में रिक्वायरमेंट में कहता है ए पार्ट में कंप्यूट करो ईपीएस टू बी पब्लिश्ड इन ईपीएस फॉर द ईयर एंड कंपैरेटिव फिगर दैट विल बी इंक्लूडेड इन पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये नहीं कहा कि इंक्लूड करके दिखाओ, तो ईपीएस निकालनी थी। फिर वो कहता है यूजिंग द एक्सट्रैक्ट्स यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद राइट अ रिपोर्ट टू मिस्टर हामिद आइडेंटिफाइंग की फैक्टर्स विच लीड टू चेंज इन ईपीएस ऑफ ईयर कॉन और कमेंट ऑन रेलेवेंस। अब सोल्यूशन में पहला काम तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे, ईपीएस निकाल लेंगे, ठीक है, 2016 की और 2015 की रीस्टेट कर देंगे आप, ठीक हो गया ना। ये सारी वर्किंग्स है आपके पास। लेकिन जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अंदर देखो ईपीएस में क्या यूज होता है, प्रॉफिट्स यूज होते हैं और शेयर्स यूज होते हैं, ठीक है ना। तो आपने फिर ऊपर एक्सट्रैक्ट्स जो गिवन थे ना, उन एक्सट्रैक्ट्स से आपने ये रेशियोज कैलकुलेट करनी है अपनी कमेंटिंग के लिए। ये सारा सवाल इस तरह से नहीं आ सकता, बहुत लेंथी हो जाएगा। ईपीएस निकालो, फिर और रेशियोज निकालो, फिर रिपोर्ट लिखो। वो तो एक फुल फ्लैश सवाल आपको बना दिएगा कि एक नज़र पढ़ लेना किस तरह का भी हो सकता है, रिपोर्ट ही कह दे तो, ठीक है। अब आपने ये सारी रेशियोज डाटा में से निकाली, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ सेल, अपने मतलब की 4 5 7 रेशियोज निकाल ली आपने, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने रिपोर्ट लिख दी हमाद साहब को, ठीक है। उस रिपोर्ट में बातें वही हैं बच्चों जो आपने इंटरप्रिटेशन के अंदर लिखना सीखी हैं कि रेवेन्यू इंक्रीज हो गया इतने % एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कम हो गई है 40 से 37 पे आ गई है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, मे बी ड्यू टू, माइट बी ड्यू टू इनएबिलिटी टू मेंटेन गुड प्रॉफिट मार्जिन वगैरह वगैरह, 2 4 बातें इस तरह से आपने उन रेशियोज के बारे में लिख दी, ठीक है जी। उसके बाद आपने रेलेवेंस ऑफ ईपीएस टू शेयर होल्डर्स यहाँ से याद कर लेना है, ठीक है। इसको यहाँ से आपने मैं रीड ऑनली लिखूँ ना तो आपने इसको पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। तो द ईपीएस इज यूज टू कंप्यूट प्राइस अर्निंग रेशियो जो हम बात कर रहे थे, ठीक है। मेजर इंडिकेटर टू डिटरमिन हाउ सक्सेसफुली कंपनी हैज़ बीन, हाउ सक्सेसफुल अ कंपनी इज बीइंग ऑपरेटिंग, ठीक है जी। तो इसको आपने यहाँ से रीड करना है अच्छी तरह से 1 2 दफ़ा, ठीक है, ओके। और ये क्वेश्चन फुल फ्लैज आपने कोशिश करना है एक बार अटैम्प्ट हो जाए, इससे ज़रा आपका थोड़ा सा व्यू ब्रॉड हो जाएगा। ये नहीं है कि आपको ये चीज़ें आती नहीं होती, सारा कुछ पता होता है आपको। एक बार बस चाका होता है ना, वो चाका एक सोल्यूशन देख कर भी खुल जाता है कि यार अच्छा हाँ ये इस तरह की बात तुमने देखी हुई है, चलो थोड़ी हिम्मत करो यार कर लेते हैं, ठीक है। ब्रेक, आपको ब्रेक है, आप जा सकते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ आपको, ब्रेक क्यों लेना चाह रहे हैं? चलो नमाज के लिए ब्रेक करते हैं। आज कोई बयानी शानी नहीं है। चलो बात सुनो, IAS 16 और IAS 16 की 2 3 बातें ज़रा ये देख लें जल्दी से, छोटी छोटी बातें। अगर रेजुअल वैल्यू बताई होंगी शायद, लेकिन जब मैं शक में पढ़ता हूँ ना कि ये बात शायद ना बताई हो तो फिर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। किसी क्लास में बताई हो, किसी में ना बताई हो, तो मैं फिर बता रहा हूँ तो सुन लिया करो। हमने डेप्रिसिएशन
रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर डेफिनेशन निकालनी और रेट ना गिवन हो तो फॉर्मूला एक देखा था जिससे हम रेट निकालते थे। अगर आपको सवाल के अंदर रेजिडुअल वैल्यू ना गिवन हो या ज़ीरो गिवन हो तो उस फार्मूला के अंदर रेजिडुअल वैल्यू को 1 अज्यूम कर लेना, वरना फार्मूला सही आंसर नहीं दे सकेगा। ठीक है, तो पहली बात मैंने यही लिखी हुई है यहाँ पे। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जी, बड़ी बातें भी हैं लेकिन छोटी छोटी बातें भी हैं ना, छोटी छोटी बातें बड़ी बातें मिला जुला के। ठीक है, क्या लिखा हुआ है जी? ये आपने, मैंने ये सफ़ा मैंने आपको नहीं देना, ये तो वैसे ही मैंने अपनी चेकलिस्ट बनाई हुई है। ठीक है ना, आपने बस ये बात हर टॉपिक के रेलेवेंट जगह पे लिख देनी है जाके। ठीक है, इफ रेजिडुअल वैल्यू इज 0 अज्यूम इट 1 व्हाइल कैलकुलेटिंग डेफिशिएंट रेट अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रीवैल्यूएशन। प्री वालों को डिस्कस की हुई है या पोस्ट वालों को भी की हुई है? बस शक है ना, इसीलिए तो मैं डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, जी जहनों में सवाल आ सकता है, सुने प्लीज खामोशी से। यार बोलना शुरू कर दिया आप लोगों ने, गैरतमंदो ना करो यार, बहुत गड़बड़ हो जानी है, तो लड़ाई हो जानी है। ये आखिरी बात फिर ब्रेक करते हैं। जहनों में सवाल आ सकता है कि अगर रीवैल्यूएशन मॉडल पे हैं तो कितनी 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 देर बाद रीवैल्यूएशन करें। वैसे मैंने ये बात एक क्लास में ज़रूर की है क्योंकि मैंने कुछ वर्किंग कर रखी थी अपने नोट्स में, लेकिन कंफर्म नहीं है सब में किया है नहीं, इसलिए सुन लो दोबारा। रीवैल्यूएशन मॉडल पे हैं तो स्टैंडर्ड क्या कहता है, अगर एक बार रीवैल्यूएशन मॉडल पे आ गए तो हर साल रीवैल्यूएशन ज़रूरी है या हर 2 साल बाद ज़रूरी है या हर 4 साल बाद ज़रूरी है? क्या है उसूल? स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आपकी बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू बैलेंस शीट डेट पर बहुत मटीरियली डिफरेंट हो जाएं, मटीरियल बहुत के साथ, मटीरियल के साथ बहुत कम, मटीरियल होता ही बहुत है, ठीक है, मटीरियली डिफरेंस आ जाए उनमें, मटीरियली डिफरेंट हो जाएं तो फिर आप उसको रीवैल्यू कर लो। यानी मिसाल के तौर पे आज आपने अपनी एक प्रॉपर्टी रीवैल्यू की 100 रुपये पे ले गए, ठीक है, 2 साल गुजरने पर आपके पास बुक वैल्यू आई है कोई 95 रुपये और फेयर वैल्यू जो चली गई 102-3 पे, तो ये कोई मटीरियल डिफरेंस नहीं है, खैर है, काम चल सकता है, चाहो तो कर लो चाहो तो ना करो। स्टैंडर्ड कब आपको मजबूर करता है? स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आपने लास्ट टाइम जब रीवैल्यू की थी या रीवैल्यूएशन मॉडल पे हो और आपकी किताबों में जो है बुक वैल्यू जो है वो उस एसेट की नज़र आ रही है 95 पे और इस एसेट की फेयर वैल्यू 120-30 पे पहुंच गई है, तो ये अच्छा खासा डिफरेंस है आपकी बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू का। आप दावा कर रहे हो कि आप रीवैल्यूएशन मॉडल पे हो तो फिर आपको करीब करीब रहना चाहिए फेयर वैल्यू पे। बैलेंस शीट डेट की जो फेयर वैल्यू हो, आपका एसेट करीब करीब उस वैल्यू का होना चाहिए अगर आप ये दावे पे हो कि आप रीवैल्यूएशन मॉडल पे हो, वरना कॉस्ट मॉडल पे रहो। ठीक है, तो इसकी एक एग्जाम्पल यहाँ कहीं मैंने लिखी थी क्लास के अंदर, मैं पेज नंबर बता देता हूँ। ये पेज 24 पे एक मिसाल बनाई थी किसी एक क्लास में, बाकी भी आप उससे फ़ायदा उठा लें। ठीक है, 2015 में बुक वैल्यू 100 थी, रीवैल्यूड अमाउंट 100 थी, यानी इस दिन आपने रीवैल्यू कर लिया। 16 में 95 हो गई, रीवैल्यूड अमाउंट 98 है। 17 में 90 हो गई, रीवैल्यूड अमाउंट 97 है। लेट्स से शायद बिल्डिंग होगी थोड़ी वियर एंड टियर की वजह से मार्केट वैल्यू भी कम हो रही है, बुक वैल्यू भी कम हो रही है। 18 में 85 है, 90 है, लेकिन 19 में 80 और 120 हो गया। स्टैंडर्ड कहता है पहले तो 3 साल माफ़ी दे दी थी आपको, कोई बात नहीं, मटेरियल डिफरेंस नहीं, लेकिन अब मटेरियल डिफरेंस अच्छा खासा डिफरेंस है, आप रीवैल्यू कर लो। अच्छा, फिर बूम आ गया है जी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर, ये रियल एस्टेट के अंदर बूम आ गया है। 2020 के अंदर बुक वैल्यू 115 हो गई क्योंकि 120 पे आप लेके गए थे ना, और फेयर वैल्यू 150 हो गई। फिर क्या है, रीवैल्यू करो। या हालात बहुत ख़राब हो गए, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस मार्केट से निकल गया तो 80 पे आ गई वैल्यू। तो दोनों सूरतों के अंदर मटेरियल डिफरेंस आ गया। तो देखो अब साल का इंतजार नहीं करना कि 3 साल, पिछली बार 3 साल गुजरने पर रीवैल्यूएशन की थी तो इस बार भी 3 साल गुजरने पर नहीं। स्टैंडर्ड क्या कहता है, उसूल ये है कि जब आपकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में मटेरियल डिफरेंस आ जाए तो आप रीवैल्यू करो। कोई पाबंदी नहीं है कि हर साल करो या हर 2 साल बाद करो, पाबंदी ये है कि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू किसी भी बैलेंस शीट डेट पे खड़े होकर मटीरियली डिफरेंट ना हो, बस ये ज़रूरी है। ठीक है, अगली बात एक और भी कही थी कि
आपके पास लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, व्हीकल है। आपने सोचा कि आप रीवैल्यूएशन मॉडल यूज करेंगे और आपने लैंड के ऊपर रीवैल्यूएशन मॉडल लगाया, लेकिन लैंड में सिलेक्टिव प्रॉपर्टीज पे रीवैल्यूएशन मॉडल लगा दिया जहां पे फायदा नजर आ रहा था, और बाकियों के ऊपर कॉस्ट ही रखी। सैंड ने कहा इसकी इजाजत नहीं है। रीवैल्यूएशन मॉडल अगर लगाना है तो एक क्लास के ऊपर, पूरी के ऊपर लगाना पड़ेगा। अगर लैंड पे लगाना है तो फिर सब लैंड को रीवैल्यू करना है, ठीक है। हाँ, ये कर सकते हो कि बिल्डिंग को रीवैल्यू नहीं कर रहे, प्लांट को कर रहे हो, या प्लांट को नहीं कर रहे, इक्विपमेंट को कर रहे। एक बात है, किसी एक क्लास को छोड़ के दूसरी क्लास को रीवैल्यू करना चाहो, इजाजत है। लेकिन जब एक क्लास को सिलेक्ट कर लो रीवैल्यूएशन के लिए, तो फिर उस क्लास के अंदर सारे एसेट्स को करो। मिसाल के तौर पे ये आपने लैंड को रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखा, तो फिर मॉडल टाउन, गार्डन टाउन, गुलबर्ग, बहरिया, डिफेंस, इन सब को रीवैल्यूएशन पे रखना। ये नहीं कि बाकी सबको कॉस्ट पे रख लिया आपने और डिफेंस वाली और बैरिया वाली को रीवैल्यूएशन पे रख लिया कि यार इधर जरा वो डिफेंस के नए वाले फेज होंगे ना, वहाँ पे प्राइसेस जल्दी बढ़ रही हैं, या बैरिया में प्राइसेस जल्दी बढ़ती हैं। ये गार्डन टाउन, गुलबर्ग, मॉडल टाउन, इनकी तो प्रॉपर्टीज तकरीबन अब स्टेबल हो चुकी हुई हैं, ये तो मेच्योर हो गई हैं। तो इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करता, इन्वेस्टर तो नई जगहों पे जाकर करता है, इसीलिए ना वहाँ पे ज़्यादा जंप मिलता है इन्वेस्टमेंट को, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, आपने लैंड को रिवर्स मॉडल पे रखा और अपने मतलब की चीज़ों को, जगहों को रिवर्स मॉडल पे रख लिया, बाकियों को कॉस्ट पे रख लिया। तो सैंड कहता है ऐसा करने की इजाज़त नहीं है, इसको क्रॉस लगा दिया मैंने। अगर लैंड को रिवर्स मॉडल पे रखा है तो फिर सारी लैंड्स को रीवैल्यू करो। हाँ, ये कर सकते हो, लैंड को रीवैल्यूएशन रख लो, बिल्डिंग को कॉस्ट पे, प्लांट मशीनरी को कॉस्ट पे, ठीक है। तो ये दो बातें आपके पेज नंबर 24 के टॉप पे लिखी हुई हैं, पहली बात और दूसरी बात, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ब्रेक के बाद फिर यहीं से शुरू कर लेंगे। ये पार्ट बी को आप पॉज कर दो, पार्ट सी इसके बाद करते हैं, नमाज की ब्रेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।